नमस्कार दोस्तों, मैं जनार्दन दीक्षित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल A2 एजुकेशन ग्रुप में। हम सीटेट के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे थे और हम उस सीटेट के पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में भाषा की विशेषताओं के बारे में बात की और उनके बारे में जाना। तो भाषा की विशेषताओं के बारे में बताने से पहले उनको जानने के बाद एक चीज़ और महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपसे बताई जाए कि भाषा में ये प्रश्न किस तरह से आता है। तो अक्सर देखने को मिलता है कि 4 पॉइंट दे देते हैं, उसमें से पूछ लेते हैं 3 दे देंगे जो भाषा के नियम होंगे या भाषा की विशेषताएं होंगी, और चौथी एक ऐसी बात लिख देंगे जो भाषा के बारे में विशेषता नहीं होगी। हमने हिंदी शिक्षण की शुरुआत कर ली, शिक्षा शास्त्र की शुरुआत कर ली, लेकिन उसमें एक बहुत अहम बिंदु था जिसको हम भूलते जा रहे थे। हम आज उस पर बात करेंगे और उसके बाद आगे चलकर जो हिंदी के शिक्षण शास्त्र से या भाषा के शिक्षा शास्त्र से संबंधित चीज़ें हैं उनको समझेंगे। तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है शिक्षण अधिगम के नाम से। छोटा तो जरूर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप शिक्षा शास्त्र या इस तरह का कोई भी चीज़ पढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम को अगर देखा जाए शाब्दिक रूप से, अगर हम शाब्दिक रूप से समझें तो शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग, और अधिगम को अगर देखें तो इसको कहते हैं लर्निंग। टीचिंग, लर्निंग, शिक्षण अधिगम। तो सबसे पहले ये जानो शिक्षण क्या है। तो मैं आपको बताता चलूं कि शिक्षण एक प्रक्रिया है। अक्सर आपने लिखा होगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो शिक्षण एक प्रक्रिया है। अब शिक्षण प्रक्रिया क्यों है, इस बात पर कभी गौर किया आपने कि शिक्षण अगर प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, तो ये प्रक्रिया क्यों है? आखिर कुछ तो इसकी खासियत होएगी। तो शिक्षण प्रक्रिया जो होता है, प्रक्रिया जो चीज़ इसके साथ में शब्द लगा हुआ है, तो उसको समझने से पहले आप देखिए, मैं पूछूं अगर आपसे कि शिक्षण के लिए किन चीज़ों की मूलभूत आवश्यकता होती है। आपने अपने कोर्स के टाइम पे जहां आपने बीएड, बीटीसी, डीएलएड, जो भी किया होगा, बीएलएड किया होगा, डीएलएड किया होगा, वहां आपको सबसे पहले दिन जब शुरुआत हुई, कक्षा का इंट्रोडक्शन हुआ होगा, तो शायद मेरे ख्याल से आपके जो टीचर होंगे उन्होंने आपसे सबसे महत्वपूर्ण बात जो करी होगी, सबसे पहली बात जो करी होगी, उन्होंने यही प्रश्न किया होगा कि शिक्षण क्या होता है और शिक्षण में कितने लोगों की भागीदारी होती है। और बहुत से शिक्षा शास्त्री भी हुए, उनकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लेते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक चीज है शिक्षक। और सिर्फ शिक्षक के होने से क्या शिक्षण प्रक्रिया चल जाएगी? बिल्कुल नहीं चलेगी, जब तक उसको समझने के लिए सामने छात्र ना बैठा हो। तो आपने देखा कि शिक्षण प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता है। अगर ऑनलाइन क्लास भी हो रही है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं, तो मुझे सामने देखने वाले कुछ लोग जरूर होंगे, नहीं तो इसका प्रक्रिया का कोई मतलब ही नहीं है। तो शिक्षक और छात्र अर्थात एक नहीं, इसमें 2 या 2 से अधिक चीजें मिल जाती हैं और वो परस्पर क्रिया करती हैं, इसलिए शिक्षण को एक प्रक्रिया माना गया है। यहाँ पर तो हम 3 चीजें देखते हैं, शिक्षक, छात्र और उनको पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम भी होता है। लेकिन अगर कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि शिक्षण प्रक्रिया को शिक्षक अथवा छात्र अथवा पाठ्यक्रम, इन तीनों में से अगर कोई कहे कि मैं सिर्फ छात्र को लेकर शिक्षण के कार्य कर लूंगा, असंभव है। शिक्षक को लेकर शिक्षण का कार्य कर लूंगा, यह भी असंभव है। और कोई कहे कि मैं पाठ्यक्रम बना करके शिक्षण की प्रक्रिया पूरी कर लूंगा, तो यह बात भी बिल्कुल पूरी तरह से निराधार साबित होएगी। तो शिक्षण अधिगम ये प्रक्रिया क्यों होती है, ये मैंने आपको समझाया। अब देखें शिक्षण अधिगम क्या होता है, इसके बारे में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं और 2 परिभाषाएं हैं, दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। पहली परिभाषा आपको इसमें मिलेगी, शिक्षण अधिगम की पहली परिभाषा जो मिलेगी जैक्सन के द्वारा दी गई, और दूसरी परिभाषा जो दी गई शिक्षण अधिगम के लिए वो मॉरिसन के द्वारा दी गई। शिक्षण अधिगम से संबंधित आपको 2 परिभाषाएं मिलती हैं, एक जैक्सन के द्वारा दी हुई, दूसरी मॉरिसन के द्वारा दी हुई। और जो परिभाषाओं की बात कर लेते हैं, जैक्सन ने जो परिभाषा दी, इन्होंने ये कहा कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति को शिक्षा देता है।
अपरिपक्व व्यक्ति छात्र हुआ और परिपक्व व्यक्ति वो शिक्षक हुआ। तो इन्होंने कहा कि एक परिपक्व व्यक्ति एक अपरिपक्व व्यक्ति को शिक्षा देता है, ऐसा कहना था किसका? जैक्सन का कहना था। लेकिन वहीं मॉरिसन ने इस बात को थोड़ा सा बदल दिया। इन्होंने कहा कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अधिक परिपक्व व्यक्ति एक कम परिपक्व व्यक्ति को पढ़ाता है या शिक्षा देता है। अगर हम तुलनात्मक रूप से बात करें तो मॉरिसन के द्वारा जो परिभाषा दी गई ये ज़्यादा सार्थक सिद्ध होती है, क्योंकि हमसे कहा जाता है कि ज्ञान कहीं भी बटता हो वो ले लो। आपको कक्षा में अगर हम सहपाठी शिक्षण की बात करें तो सहपाठी शिक्षण के लिए भी मॉरिसन की परिभाषा बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होती है। जब जैक्सन की बात करते हैं वो कहते हैं परिपक्व व्यक्ति, और अपरिपक्व व्यक्ति की बात करते हैं। लेकिन मॉरिसन का कहना है अधिक परिपक्व व्यक्ति एक कम परिपक्व व्यक्ति को पढ़ाए। उदाहरण के लिए समझिए, कक्षा में दो छात्र बैठे थे, एक ए था और दूसरा बी था। ए को हिंदी विषय की बहुत अच्छी जानकारी थी, लेकिन उसे अन्य विषयों की कोई जानकारी नहीं थी। ठीक वहीं पे बी को हिंदी की तो कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वो गणित विषय की बहुत ही गहरी समझ रखता था। तो हम कह सकते थे कि ए हिंदी में अधिक परिपक्व था और बी गणित में अधिक परिपक्व था। ए हिंदी में ज़्यादा परिपक्व था और अन्य विषयों में यह कम परिपक्व था। बी गणित में ज़्यादा परिपक्व था और हिंदी में कम परिपक्व था। तो अगर हम बात करें तो जब हिंदी के रिस्पेक्ट में देखें, हिंदी के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ए होएगा अधिक परिपक्व व्यक्ति। ठीक है, ए होएगा अधिक परिपक्व व्यक्ति और बी हिंदी में है कम परिपक्व व्यक्ति। तो इस प्रकार से ए बी को पढ़ा सकता है। ठीक इसके विपरीत बी गणित में अधिक परिपक्व है और ए गणित में कम परिपक्व है, तो बी गणित की शिक्षा किसे दे सकता है? ए को दे सकता है। तो सहपाठी शिक्षण के लिए मॉरिसन की परिभाषा जो है आधुनिक समय के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और तर्कसंगत समयानुकूल है, सिद्ध होती है। तो हमारा अभी यहाँ पे कोई इनकी दोनों की तुलना करने का उद्देश्य नहीं था, बस आपको बताने का था कि जैक्सन ने जो परिभाषा दी, उन्होंने कहा शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अपरिपक्व व्यक्ति परिपक्व व्यक्ति को जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति अपरिपक्व व्यक्ति को शिक्षा देता है। वहीं मॉरिसन का कहना है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा देता है। चलिए हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के ऊपर आगे चलते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित कौन कौन से दृष्टिकोण रहे हैं। शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित क्या क्या दृष्टिकोण रहे हैं। देखिए, जब हम शिक्षण अधिगम की बात करते हैं, जब हम शिक्षण प्रक्रिया की बात करते हैं, तो ऐसा तो था नहीं कि सिर्फ यूरोप में या पूर्वी देशों में ही, पश्चिमी देशों में ही शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा था। भारत में तो बहुत समय पहले से ही गुरुकुल प्रणाली चलती चली आ रही थी और कहा जाता है कि सबसे पहले जो विश्वविद्यालय हुए भारत में ही हुए, तक्षशिला हुआ। तो शिक्षण प्रक्रिया जब हम बात करेंगे तो दो परिप्रेक्ष्य में बात करी जाएगी। पहला, अपने भारत से ही शुरू करते हैं, भारतीय दृष्टिकोण क्या था इससे संबंधित, भारतीय दृष्टिकोण क्या था। उसके बाद पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या था, पाश्चात्य दृष्टिकोण। एक भारतीय दृष्टिकोण और दूसरा पाश्चात्य दृष्टिकोण। भारतीय दृष्टिकोण में जब हम शिक्षण की बात करते हैं, शिक्षण प्रक्रिया की बात करते हैं, तो अपने यहाँ पर गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। बच्चों की जो पढ़ाई होती थी गुरुकुल में कराई जाती थी। अब गुरुकुल में कौन होता था? गुरुकुल में दो लोग होते थे, एक गुरुजी होते थे और दूसरे उनके शिष्य मंडली होती थी। एक गुरु होते थे, दूसरे शिष्य होते थे और गुरु शिष्य को पढ़ाया करता था बैठ करके। तो ये दो मुखी प्रक्रिया थी। कैसी थी ये? दो मुखी प्रक्रिया, क्योंकि गुरु इसमें जो होता था वो अपने हिसाब से शिक्षार्थियों को पढ़ाया करता था। हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जो भारतीय दृष्टिकोण में शिक्षण पद्धति विकसित हुई थी ये आधुनिक मनोवैज्ञानिक पद्धति से बिल्कुल विपरीत थी। तो कह सकते हैं ये
अमनोवैज्ञानिक पद्धति के रूप में थी, विद्यमान थी। अब जो पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात होती है तो पाश्चात्य दृष्टिकोण में जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो 3 भागों में मिलती है बटी हुई, जिसमें पहले ऊपर तो शिक्षक रहता है और उसके बाद नीचे आएंगे तो एक तरफ बैठेगा आपका छात्र और एक तरफ बैठेगा पाठ्यक्रम। तो एक तरफ ऊपर शिक्षक, नीचे छात्र और दूसरी ओर पाठ्यक्रम। ये 3 त्रिमुखी प्रक्रिया थी पाश्चात्य दृष्टिकोण में, त्रिमुखी प्रक्रिया, त्रिमुखी प्रक्रिया। जितनी बातें मैंने बोर्ड पर लिख दी हैं, अगर आप उतनी बात को ही नोट कर लें तो यही आपके लिए सफिशिएंट होएगा। बाकी जो मैं कहानी बता रहा हूं उसको ध्यान से समझते जाइए और सुनते जाइए। तो जो पाश्चात्य दृष्टिकोण था, त्रिमुखी दृष्टिकोण था, त्रिमुखी प्रक्रिया थी, उसमें एक तरफ शिक्षक, दूसरी तरफ छात्र और तीसरी तरफ पाठ्यक्रम होता था। लेकिन यहां के दृष्टिकोण में भी आपको 2 लोगों का योगदान मिलता है। एक हुए हैं जॉन डीवी, आपने खूब नाम इनका सुना होगा, दार्शनिक रहे, शिक्षा शास्त्री रहे। और इसमें दूसरे व्यक्ति हुए हैं बीएस ब्लूम, जिनकी ब्लूम टैक्सोनॉमी ने सबको सरदर्द दिया होगा। तो जॉन डीवी और बीएस, पाश्चात्य दृष्टिकोण की जब बात करते हैं तो यहां पे 2 लोग मिलते हैं, जॉन डीवी और बीएस ब्लूम। तो बीएस ब्लूम क्या कहते हैं, जॉन डीवी क्या कहते हैं, दोनों ने ही शिक्षा, अच्छा चूंकि पाश्चात्य दृष्टिकोण 3 भाग में था, त्रिमुखी थी, तो जॉन डीवी ने भी 3 भाग बताए होंगे और बीएस ब्लूम ने भी 3 भाग बताए होंगे, जाहिर सी बात है। तो हम यहां जॉन डीवी लिख लेते हैं, ऊपर इधर लिख देते हैं जॉन डीवी के अनुसार ये हो गया, ये वाला जॉन डीवी के अनुसार हो गया, और दूसरा बीएस ब्लूम का लिख लेते हैं साइड, बीएस ब्लूम। तो इन्होंने 3 तरह से बताया शिक्षा बटी हुई है। जॉन डीवी, तो अगर जॉन डीवी इधर लिखा है तो यहां पाठ्यक्रम हटाना पड़ेगा। जॉन डीवी ने 3 स्तंभ माने थे, जिसमें शिक्षक, छात्र और समाज था। और जब बीएस ब्लूम की बात करते हैं तो इन्होंने भी 3 चीजें मानी, जिसमें सबसे ऊपर शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। देखिए, ए नंबर डाल दिया, बी नंबर डाल दिया। हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण प्रक्रिया की बात कर रहे थे, जहां हमने देखा कि इसको हमने 2 भागों में बांट लिया, भारतीय दृष्टिकोण और पाश्चात्य दृष्टिकोण। भारतीय दृष्टिकोण की शिक्षा की अगर हम बात करें तो आप सबको पता होगा कि गुरुकुल पद्धति, गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी। जो शिक्षक था गुरु हुआ करता था, पढ़ने वाले बच्चे उनके शिष्य हुआ करते थे। जो टीचर था वो बच्चों को जो जानकारी देता था अपने अकॉर्डिंग देता था, अपने हिसाब से देता था। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब तय करने का अधिकार उनके टीचर को होता था। लेकिन जब पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात करते हैं तो पाश्चात्य दृष्टिकोण में त्रिमुखी प्रक्रिया जो मिलती है, त्रिमुखी प्रक्रिया में भी आपको 2 लोग मिलते हैं पाश्चात्य में। पहले जॉन डीवी हुए, दूसरे बीएस ब्लूम हुए। भारतीय दृष्टिकोण 2 मुखीय था, पाश्चात्य दृष्टिकोण जो था, पाश्चात्य दृष्टिकोण वो 3 मुखीय था। तो जब हम जॉन डीवी और बीएस ब्लूम की बात करी थी तो जॉन डीवी ने ये 3 घटक माने थे, शिक्षक, छात्र और समाज, और बीएस ब्लूम ने शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम को माना था। सीधा सीधा प्रश्न यहां से आ जाता है, बीएस ब्लूम के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया क्या है और जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया क्या है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जॉन डीवी की जो इन्होंने जो बंटवारा किया ये ज्यादा सार्थक था, क्योंकि बीएस ब्लूम ने पाठ्यक्रम में ही बच्चे को बांध दिया था, जबकि जॉन डीवी का कहना था कि बच्चों को समाज से सीखना चाहिए, वो समाज के बारे में जानकारी हो उनको। लेकिन बीएस ब्लूम ने बच्चों को एक तय बनाए हुए एक संगठित पाठ्यक्रम में ही बांध दिया था। वो बालक उसी पाठ्यक्रम की पढ़ाई करता रहेगा और उसका उद्देश्य हो जाएगा कि इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद में मैं इस परीक्षा को पास कर लूंगा। वहीं जॉन डीवी ने समाज को बीच में डाल करके अपनी जो दृष्टि थी, अपनी दृष्टिकोण था, उसको बहुत ही बृहद कर लिया। तो ये बिंदु जो था
शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया थी ये भाषा के रूप में भी महत्वपूर्ण है। और आप जब सीडीपी बाल विकास एवं मनोविज्ञान पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे, वहाँ पे भी आएगा। लेकिन अगर शिक्षा शास्त्र की बात करी जाए तो शिक्षण अधिगम की ये बेसिक जानकारी देना परम आवश्यक हो जाता है। तो आज हमने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में जाना। हमने जाना कि शिक्षण को प्रक्रिया क्यों कहा जाता है, शिक्षण कितने प्रकार में किन किन भागों में बटा हुआ था। तो हमने भारतीय दृष्टिकोण भी देख लिया और पाश्चात्य दृष्टिकोण भी देख लिया। आगे हम ऐसे ही किसी अन्य नए विषय को लेकर के आपके पास आएंगे जो आपके सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।